कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, तो हम आपको लगभग हम आधुनिक भारत का इतिहास जो है दोस्तों 80% कवर कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम कोई भी कोर एरिया जहाँ से प्रश्न पूछने की भी प्रायिकता हो या प्रोबेबिलिटी हो, वह सब चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप फैक्ट वाइज पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं, जैसे ये हमारा मजदूर आंदोलन था, तो मजदूर आंदोलन का ये तीसरा वीडियो है। तो हम क्योंकि फैक्ट और प्लस व्याख्या उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन के साथ जो है दोस्तों आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जितने भी मजदूर आंदोलन हुए हैं उन सबका हमने एक वीडियो बनाया था। यानी पहले वाली वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं, सारे आंदोलनों को जो है दोस्तों परिचय प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं। यही कार्य हमने जनजातीय आंदोलन में किया था, यही कार्य हमने निम्न जातीय आंदोलन में किया था, यही कार्य जो है हमने जो है दोस्तों किसान आंदोलन में किया था। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, तो पहले वीडियो में हम पूरा का पूरा जितने भी आंदोलन होते हैं उन सारे आंदोलनों का नाम लिखते हैं, उसका स्थान लिखते हैं, उसके जुड़े हुए व्यक्ति लिखते हैं और उसकी तिथि लिखते हैं। तो अगर आप फैक्ट वाइज पढ़ने के थोड़े से इच्छुक हैं, अगर आप यूपी वीडियो लेखपाल SSC CGL 10+2 या सी-टेट यूपी टेट या यूपी पेट की जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनसे ओरिएंटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको केवल हमारे क्लास से यानी ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया से एक क्लास का केवल पहला वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे हाँ दोस्तों, तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आप पूरे इतिहास को अगर आप समझ के चलिए दोस्तों, 80 से 82 टॉपिक अगर हम बनाएंगे तो 80 से 82 टॉपिक में केवल एक क्लास जो भी हमारी होती है 4 से 10 मिनट की, 10 से 12 मिनट की, वही आप देख लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट काम वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर आप UPPCS RO लेखपाल नेट JRF जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पूरी व्याख्या को भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि तभी आपके प्रश्न हल हो पाएंगे। तो ये हमारा दोस्तों मजदूर आंदोलन चल रहा था। मजदूर आंदोलन का तीसरा वीडियो है। हमने जितने भी मजदूर संगठन हुए थे, चाहे एटक था यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, जो भी महत्वपूर्ण संगठन थे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सबको व्याख्या सहित आपको अच्छे से समझाया था। थोड़ा सा अब वही मजदूर आंदोलन से आगे निकल करके अंग्रेज जो है कारखाना अधिनियम लेकर आते हैं। आप देखने का प्रयास करिए दोस्तों, यह कारखाना अधिनियम एक सीक्वेंस क्रम में है। जैसे कहीं कहीं 7 वर्ष से कम बच्चों को जो है काम पर रखने की मनाही करता है, फिर अगला जो अधिनियम आता है वह 7 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में रखने की मनाही करता है। फिर अगला जब अधिनियम आता है तो वह जो है दोस्तों और कुछ पाबंदी लगाता है। फिर कुछ अधिनियम और आते हैं जो मध्यमान भोजन की व्यवस्था की बात करते हैं, कुछ चिकित्सा की बात करते हैं, कुछ कैंटीन स्थापित करने की बात करते हैं। यानी कहीं न कहीं मजदूरों की जो दशा होती है उसमें अधिनियम जो है सुधार की बात करता है दोस्तों। तो अगर आप जानते हैं मजदूर जो है दोस्तों, अगर आप देखें कि मजदूर ही पूरे के पूरे जो है, चाहे भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे प्रशासनिक हो, कहीं ना कहीं बैकबोन की तरह काम करते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, हम लोग भी कहीं ना कहीं मजदूर की कैटेगरी में ही आते हैं। जितने भी सरकार के नौकर होते हैं, सरकारी नौकरी जो भी होती है, उन्हें कुछ न कुछ मजदूरी ही दिया जाता है। एक हॉस्पिटल को चलाने वाला एक मैनेजर होता है, लेकिन हॉस्पिटल में बैठने वाला चाहे वो MBBS डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसकी मजदूरी भी तय करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको 2000 या 3000 या 5000 जो भी आपकी मजदूरी आप तय समझें हम आपको देंगे, या हम आपको इतनी मजदूरी दे सकते हैं तो आप हमारे यहाँ आकर के डॉक्टर की जो है नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा हॉस्पिटल भी चलेगा और आपको हम सैलरी भी दे दें। कहीं न कहीं उनके प्रति एक मजदूरी का ही समझौता होता है दोस्तों। आप मजदूर को मतलब ये मत समझिएगा कि जो ईटा गारा जो उठा करके काम करता है, जो मजदूर जो है ठेलों पर जो मजदूर अपने कंधों पर बोरा उठाता है, चीनी का बोरा उठा के लेके जाता है या कार्टून उठाता है, तो आप ऐसे लोगों को ही केवल मजदूर मत समझिएगा। कहीं न कहीं मजदूर एक व्यापक परिभाषा दोस्तों, बहुत ही लोगों को यह कवर करता है अपने आप में। सब लोग मजदूर ही हैं, जो भी लोग तनख्वाह लेते हैं दोस्तों। अगर वो मालिक नहीं है, मतलब जो भी लोग किसी व्यक्ति से तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मजदूर की कैटेगरी में ही वो लोग आते हैं। और मजदूर की कैटेगरी के कहने का तात्पर्य है कि जब भारत को आज़ादी मिलती है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मजदूर यानी लेबर पार्टी के जो क्लाइमेट इटली रहते हैं दोस्तों, वो लेबर पार्टी से ही रहते हैं। तो मजदूरों की बात बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाते हैं और कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भारत को जो है मुक्त आज़ाद कर देंगे। क्योंकि ये मजदूर पार्टी थी और ये किसी को शोषण करना नहीं चाहते थे। यही वो कारण था दोस्तों, कहीं न कहीं भारत की आज़ादी में भी मजदूर आंदोलन
कि पार्टी, मजदूर आंदोलन के नेता, मजदूर आंदोलन की सोच, इनकी विचारधारा, मजदूरों की जो बात थी, जो हित थी, आज़ादी में भी परिलक्षित होता है। तो उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे मजदूरों की दशा में भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि भारत में अब आप सोचिए 5 साल के बच्चे से अगर आप कितनी मजदूरी करवा सकते हैं, कई घंटे काम करवा सकते हैं। तनख्वाह तो कुछ होनी चाहिए कि कोई घंटा डिसाइड होना चाहिए। एक व्यक्ति से आप कितनी मजदूरी करवा सकते हैं। आप पैसा दे दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे 24 घंटे के आप मालिक हो गए, उसके साथ 24 घंटे का काम कराएंगे। 8 घंटा एक टाइम में करवाएं, फिर 8 घंटा एक टाइम में करवाएं, या 12, 13, 14, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा आप उससे कार ही लेते चलेंगे। या आपने कुछ पैसे दे दिए, उसके एवज में कहा कि आप हमारे यहाँ एक दिन काम कर दीजिए। पता चला एक दिन में 24 घंटे होता है। अगले दिन वो आया, 8 घंटे काम किया, फिर अगले दिन उससे आप 8 घंटा काम करवा रहे हैं, फिर अगले दिन आप 8 घंटा काम करवा रहे हैं। तब उससे बाद उससे बता रहे हैं कि आपका अब जाके 24 घंटा पूरा हो, क्योंकि हमने आपको पैसा दिया था, आपने कहा था कि एक दिन आपका हम कार्य कर देंगे। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उससे इस तरीके से भी करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी भी करवा सकते हैं। लेकिन जब भारत का संविधान लागू होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जब संविधान लागू होता है, तो कहीं न कहीं एक व्यापक परिभाषा दिया जाता है, किसी भी प्रकार के शोषण न किया जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाए, छुआछूत, अनटचबिलिटी जिसे कहा जाता है, इसका भी उन्मूलन किया जाता है और मौलिक अधिकार दिया जाता है। तो एक व्यापक व्यक्ति आते हैं, क्योंकि भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हो चुका था उस समय, जब भारत का संविधान, जो उस समय सेतुकार थे, यानी जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कहीं न कहीं एक ऐसे वर्ग से आते थे जो मजदूर वर्ग भी नहीं था, यानी अछूत वर्ग था दोस्तों, जिन्हें छूना भी लोग पाप समझते थे। तो कहीं न कहीं वह सारी समस्याओं को अच्छे तरीके से जानते थे। तो जब आप संविधान, हम आपको, हमारा टॉपिक भी चला है, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो बहुत ही व्यापक परिभाषा है दोस्तों, और बहुत ही वाकई उम्दा संविधान लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के लोगों के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं दोस्तों संविधान, तो आपको लगेगा कि हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारे लिए क्या लिखे हैं। तो आप हो सकता है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है आपके अंदर, क्योंकि आप अच्छे से संविधान को नहीं जान रहे हैं। लेकिन जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपके हित, आपका रुझान संविधान के प्रति बढ़ता ही चला जाएगा दोस्तों, और आप जागरूक भी होंगे, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत में जो मजदूर आंदोलन हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में। तो 1881 का कारखाना अधिनियम आ रहा है दोस्तों। इस समय जो वायसराय हैं भारत के, वह थे लॉर्ड रिपन। हमने यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों, हमने 1881 का कारखाना अधिनियम लिखा है, फिर हमने यहाँ पर है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा है 1891 का कारखाना अधिनियम, यानी ये अलग अलग है दोस्तों, आप जानते रहिए। ये अलग है दोस्तों, ये अलग है, और यहाँ 1881 का कारखाना अधिनियम है, लॉर्ड रिपन इस समय भारत के वायसराय। कभी परीक्षा में यहाँ से भी पूछ लेगा, 1881 का जब कारखाना अधिनियम आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। और कभी कभी 3-4 सुझावों को दे देगा, अगर आप अच्छी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो पूछ लेगा कि कौन सा सुझाव सही नहीं था 1881 के कारखाना अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में। जैसे अगर यहाँ से दे दे, यह अधिनियम जब आया था, अगर कथन कारण में दे दे के, जब 1881 का अधिनियम आया था तो उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। 1881 के कारखाना अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 9 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कारखाना में, या 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में न रखा जाए। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन कारण सही व्याख्या करता तो हो सकता है आप गलत हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब 1881 का कारखाना अधिनियम आया था उस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड रिपन थे, जिसमें प्रावधान किया गया था 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य में न लगाया जाए। है दोस्तों, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों के में न लगाया जाए, ये प्रावधान था। आप समझ सकते हैं, अगर 7 वर्ष से कम आया था तो मतलब 7 वर्ष से नीचे के बच्चों से भी कारखानों में कार्य कराया जा रहा था, एक प्रकार से कहें बंधुआ मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में। और 7 से 12 वर्ष के बच्चों से अधिकतम 9 घंटे कार्य लिया जाए। 7 से 12 वर्ष से बच्चों को अधिकतम अगर कार्य ले रहे हैं कारखानों में, तो कम से कम अधिकतम 9 घंटे ही आप कार्य ले सकते हैं। बच्चों को माह में 4 दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए कम से कम, यानी जिस कारखाना में कम से कम 100 लोग हैं, उस कारखाना में बच्चों को कम से कम माह में 4 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। खतरनाक मशीनों में इनको पाबंदी लगाए, यानी खतरनाक मशीनों में, जैसे अगर आप देखें कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल CNC मशीनें होती हैं, जहाँ पर एक पूरी बाइक बनती है दोस्तों, उस बाइक के इर्द गिर्द बहुत से कारखाना स्थापित होते हैं। अगर आप कभी भारत के ऐसे क्षेत्रों में अगर भ्रमण करना चाहते हैं तो आप गुड़गांव जाइए, आप हरिद्वार जाइए, तो यहाँ पर जो भी, जैसे मान लेते हीरो की जो बाइक बनती है उसके इर्द गिर्द कम से कम 8 से 10 कारखाना स्थापित होते हैं। कोई हैंडल बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, कोई गियर बना रहा है, कोई जो है उसका जो
पहिया बना रहा है, कोई रिंग बना रहा है, तो ऐसे कई कारखाना स्थापित होते हैं और पूरे सब लोग मटेरियल तैयार करते हैं, तो फाइनली हीरो की बाइक एकदम बन के तैयार होती है। क्योंकि हमने भी कारखानों में काम किया है दोस्तों, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाता है दोस्तों। तो बच्चों को माह में 4 दिन का अवकाश मिलना चाहिए कम से कम जिस कारखानों में 100 लोग हैं, यहाँ पर हमने लिखा है। खतरनाक मशीनों में इनको पाबंदी लगाई जाए बच्चों को, यानी जो 7 वर्ष से कम उम्र ज़्यादा बच्चे हैं, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के, जो 12 वर्ष तक के जो बच्चे, इन्हें कम से कम खतरनाक मशीनों में काम पर न लगाया जाए और मध्यमान भोजन की व्यवस्था की जाए। तो ये था 1881 के कारखाना अधिनियम में कम से कम मध्यमान भोजन की बात किया गया था, क्योंकि उसमें मध्यमान में भोजन भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा था। 1891 का कारखाना अधिनियम आ रहा है दोस्तों। इस समय जो भारत के पास रहा है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। यह जानते रहिए यह अधिनियम मुख्यतः महिलाओं पर आधारित था। अगर यह पूछ लिया गया आपसे कि कौन सा अधिनियम, 4 अधिनियम दे दें है दोस्तों, कि 1881 का कारखाना अधिनियम, 1891 का कारखाना अधिनियम, 1911 का कारखाना अधिनियम और दे दे दोस्तों 1922 का कारखाना अधिनियम, यहाँ पर 1922 का कारखाना अधिनियम, और 4 कारखानों को दे दो और इसमें से पूछे कि कौन सा अधिनियम मुख्यतः या कहीं आंशिक रूप से महिलाओं पर आधारित था, तो आप जानते रहिए वह था 1891 का कारखाना अधिनियम। क्योंकि पूर्णतः यह दोस्तों कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकारों पर, यानी महिलाओं के कार्य करने की जो शैली होती है या किस प्रकार से महिलाओं से कारखानों में कार्य लिया जाए, उस पर आधारित था, आप जानते रहिए। क्यों? क्योंकि 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था, वायसराय यही थे। यह मुख्यतः महिलाओं पर आधारित था। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक महिला कार्य नहीं करेंगी, यानी महिला जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वह शाम को 5 बजे से सुबह 8 बजे तक, जो यानी रात में, यानी एक प्रकार से कहिए कि पूरे के पूरे रात वाले टाइम पीरियड में महिलाएं कारखानों में कार्य नहीं करेंगी, ये प्रावधान था। महिलाएं अधिकतम 9 घंटे कार्य करेंगी। किसी कारखानों में यदि महिलाओं से आप वर्क ले रहे हैं तो कम से कम अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 घंटे कार्य ले सकते हैं। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में नहीं करेंगे। इसी तहत एक और दबाव लगाया गया, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 9 कर दिया गया। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे। 9 से 14 वर्ष के बच्चों से अधिकतम कार्य 7 घंटा लिया जाएगा। यहाँ पर था 7 से 12 वर्ष के बच्चों से अधिकतम 9 घंटा कार्य लिया जाएगा। यहाँ 9 से 14 वर्ष के बच्चों से अधिकतम कार्य 7 घंटा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कुछ न कुछ रियायत दे रही है सरकार आपको, है दोस्तों। पहले में 9 घंटा था बच्चों से, अब उन्हें केवल 7 घंटा कार्य लिया जाएगा। तनख्वाह सब कुछ उतने था, लेकिन अब शोषण वाली प्रवृत्तियाँ तो अपने तरफ से रहेंगी। वो लोग जो निजीकरण वाले लोग हैं, जो निजी मान्यता पर विश्वास करते हैं, वो तो कार्य कराएंगे, लेकिन जो सरकारी कारखाने होते हैं उनकी बात हो रही है। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होगा, वो भी कब? 1:30 बजे मध्यमान भोजन का समय होगा। यानी एक सरकार ने गाइडलाइन डिक्लेयर कर दिया था कि कम अधिकतम अगर आप 1:30 बजे भोजन का अवकाश दे सकते हैं। अगर आप कुशल हैं, दक्ष हैं, थोड़ा सा मजदूरों को और रियायत देने का प्रयास करते हैं, आप 11 बजे भोजन के दे दीजिए या चाहे 12 बजे दे दीजिए, लेकिन अधिकतम आप 1:30 बजे उन्हें मध्यमान भोजन की छूट दे सकते हैं, देंगे। ये था। कारखानों के मालिक शुद्ध पेयजल, साफ सफाई एवं लाइट की व्यवस्था करेंगे। यह प्रावधान था दोस्तों 1891 का कारखाना अधिनियम में, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कहें महिलाओं पर आधारित था। एक और कारखाना अधिनियम जानते हैं दोस्तों, इसे जानने का प्रयास करते हैं। 1911 का कारखाना अधिनियम, यह आया था 1908 में लंकाशायर एवं डंडी में। यानी लंकाशायर जो ब्रिटेन का जो कहें कारखाना था, वहाँ पर जो कारखाना स्थापित हुआ था, जो वहाँ के उद्योग धंधे थे लंकाशायर में और डंडी में, वहाँ पर डंडी में फैक्ट्री एक्ट की सिफारिश पर वहाँ पर एक कारखाना अधिनियम बना था। तो उसी कारखाना अधिनियम ने यह सिफारिश किया था कि भारत में भी इसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। सिफारिश पर लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था दोस्तों, जानते रहिए लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था। 1918 में इन्होंने सिफारिश किया था। तो हुआ क्या था दोस्तों, 1908 में, माफ करिएगा, 1908 में लंकाशायर में डंडी के फैक्ट्री के जो एक्ट था उसकी सिफारिशों के आधार पर यह 1911 में कारखाना अधिनियम आया था। उसी की सिफारिशें क्या थी? 9 से 14 वर्ष के बच्चों से कारखानों में कार्य न लिया जाए। हमने आपको बताया ना, आप इंटरलिंक कर सकते हैं। 7 से 12 यानी यहाँ पर था 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, और यहाँ पर था 9 वर्ष से कम उम्र, यानी 7 2 9, और यहाँ पर आ गया क्या? 9 से 14 वर्ष से बच्चों से कारखानों में कार्य न लिया जाए। यानी 9 से 14 वर्ष के बीच में यदि कोई बच्चा है तो आप उससे कारखानों में कार्य नहीं ले सकते हैं। आधे घंटे का दैनिक अवकाश होगा, यानी अब डेली जो है आधे घंटे का दैनिक अवकाश होना चाहिए कारखानों में।
वस्त्र व्यवसाय में बच्चों से अधिकतम 6 घंटा एवं वयस्क से 12 घंटा कार्य ले सकते हैं। अगर कोई आपका वस्त्र उद्योग है तो उसमें आप बच्चों से 6 घंटे और वयस्क पुरुष हैं तो उनसे 12 घंटे आप कार्य ले सकते हैं। आइए दोस्तों लगे हाथ समझते हैं 1922 का कारखाना अधिनियम। इस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड रीडिंग थे। जानते रहिए दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग थे। 1921 के वाशिंगटन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ड्राफ्ट की सिफारिश पर आया था। तो 20 से अधिक श्रमिक जहां पर हों, 20 से अधिक श्रमिक जहां पर हों और जो विद्युत से संचालित उद्योग है, यह अधिनियम वहीं पर लागू हुआ था। तो अगर कभी आपसे यह पूछ ले कि कौन सा अधिनियम विद्युत से आधारित श्रमिकों पर लागू था, तो आप जानते रहिए 1922 का कारखाना अधिनियम। शायद लाइट चला गया दोस्तों, हो सकता है आपको उजाला अच्छा से दिख रहा हो। प्रावधान क्या था 1922 के कारखाना अधिनियम के? बच्चों के लिए निम्नतम आयु 15 वर्ष कर दिया गया था। यानी अब जो बच्चा कम से कम 15 वर्ष की आयु का है, हाँ दोस्तों 15 वर्ष की आयु का है, 15 वर्ष क्रॉस कर चुका, वही कारखानों में कार्य कर सकता है। वयस्क अधिकतम 11 घंटे एवं सप्ताह में 60 घंटे कार्य करेंगे। जो वयस्क हैं अधिकतम 11 घंटे दिन में, एक दिन में वो 11 मतलब 24 घंटे में 11 घंटे कार्य करेंगे और पूरा एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करेंगे। बच्चे अधिकतम 6 घंटे। ओवर टाइम का अलग से वेतन दिया जाएगा। यहीं से ओवर टाइम की कॉन्सेप्ट भी आता है दोस्तों। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस कारखाना अधिनियम में ओवर टाइम के लिए अलग से वेतन की मांग किया गया था, सिफारिश किया गया था या कानून बनाया गया था, वह था दोस्तों 1922 का अधिनियम। कम से कम बेसिक चीजें आप जानते रहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन के समय कारखाना अधिनियम आता है 1934 में। इसे जानते रहिए। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की सिफारिशों के आधार पर 1934 में आया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। इसमें क्या था, पहली बार कारखाना को 2 भागों में बांटा गया था। कारखानों को पहली बार 2 भागों में बांटा गया था। एक था नियमित कारखाना, एक था मौसमी कारखाना। नियमित और मौसमी कारखाना, नियमित मतलब जो भी कारखाना नियमित चलता, मौसमी कारखाना का मतलब यही होता है दोस्तों, अगर आप मान चलिए जो मौसम पर आधारित होता है, जैसे अगर गेहूं की कटाई हो गई या आम की फसल वाली सिस्टम हो गया, जो उस समय जो तत्कालिक जो फसल, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी वाला सिस्टम हो गया, ये सब जो कारखाने होते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं आप मौसमी कारखाना कह सकते हैं। ये लोग जब मौसम का समय होता है तभी, अब गर्मी में तो कोई थोड़े, ठंडी में तो इतना ज़्यादा कोको कोला की डिमांड नहीं रहती है दोस्तों, इतना ज़्यादा कोको कोला या बर्फ़ के जूस की डिमांड नहीं रहती। तो ये कहीं ना कहीं सब मौसमी कारखानों से जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं। तो आप जानते रहिए श्रमिक को 4 भागों में बांटा गया था। हाँ दोस्तों, अगर कभी यह पूछा जाए कि किस कारखाना अधिनियम में उद्योग को जो है दो हिस्सों में बांटा गया था, नियमित कारखाना और मौसमी कारखाना, तो वह था 1934 का कारखाना अधिनियम। श्रमिक को 4 भागों में बांटा गया था। कभी अगर प्रश्न परीक्षा में यहाँ से भी पूछ ले कि किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों को 4 भागों में बांटा गया था, तो 1934 के कारखाना अधिनियम में वयस्क पुरुष, वयस्क महिला, किशोर और बच्चे, ये थे, इनका कैटेगरी बांटा गया था। मौसमी कारखाना में दैनिक 11 घंटे, साप्ताहिक कारखाना में मतलब मौसमी कारखाना में दैनिक यानी एक दिन में 11 घंटे कार्य करेंगे और 60 घंटे सप्ताह में कार्य करेंगे। नियमित कारखानों में दैनिक यानी एक दिन में 9 घंटे कार्य करेंगे और सप्ताह में 54 घंटे। यानी मौसमी कारखाना में एक दिन में 11 घंटे कार्य करेंगे और साप्ताहिक कारखाना सप्ताह में 60 घंटे। और नियमित कारखाना में एक दिन में 9 घंटे कार्य करेंगे और सप्ताह में 54 घंटे उनके पूरे होने चाहिए। बच्चों से अधिकतम 5 घंटे। चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की भी बात कही गई थी। अब आइए 1944 से 46 का संशोधन कारखाना अधिनियम आता है लॉर्ड वेबल के समय। यहाँ पर क्या था, ऐसे उद्योग जहाँ पर 200 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो है अनिवार्य कैंटीन की व्यवस्था की मांग किया गया था। कभी अगर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि अनिवार्य कैंटीन की व्यवस्था का मांग किस अधिनियम में किया गया था, कारखाना अधिनियम में, तो आप जानते रहिए वह था 1934 या 46 का संशोधन कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेबल के समय आता है। ये था दोस्तों हमारा मजदूर आंदोलन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों 9 बजे हम रोज़ रात को लाइव होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो लाइव में जो क्लास चल रही है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह चल रहा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आप वहाँ पर भी जुड़िए। तो इजाज़त दे दिए, नमस्कार दोस्तों।